Hello, myself Dr. Chinay Sarkar. This is fifth lecture on the chapter of chemical bonding. आज जैसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं. आयनिक बॉन्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर एक टॉपिक है वो, तो आज हम लोग वो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मीन्स उसके सराउंडिंग, कोई भी आयन है उसके सराउंडिंग में कितना ऑपोजिट आयन है. ठीक है, उसके सराउंडिंग में जितना आयन होगा वो उस आयन का, सपोज एक पॉजिटिव, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सोडियम पॉजिटिव आयन है Nc, तो सोडियम के सराउंडिंग में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 6 है Cl आयन, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6. उसी तरह Cl के सराउंडिंग में कितना सोडियम है 6 है, तो इसलिए इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, उसके सराउंडिंग में कितना आयंस है, ऑपोजिट जो भी ऑपोजिट चार्जेस वाला कितना आयंस है वो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन. ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जैसे कि हम लोग को पता है, आयनिक क्रिस्टल आर मेड ऑफ क्वाटायन एंड एनायन. दीज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी पता है. Each ion in the ionic compound is surrounded by a definite number of oppositely charged ion, ये भी हम लोग को पता है. So the number of oppositely charged ion in the coordination sphere of an ion in the ionic crystal is called as coordination number. ठीक है, ये तो अभी बताया ना, जो ऑपोजिटली चार्ज आयन होना चाहिए उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ऑपोजिटली चार्ज आयन कितना है वही हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. सपोज जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज द नंबर ऑफ कैटायन इन इज कोऑर्डिनेशन. ये जो एनायन हो गया क्लोरीन यहाँ पर NaCl में, तो इसके सारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कितना है, नंबर ऑफ कैटायन सोडियम आयन 6, तो वो हो गया इसका कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज द नंबर ऑफ एनायन इन इज कोऑर्डिनेशन. ये जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके सराउंडिंग में कितना नंबर ऑफ आयन है, नेगेटिव आयन एनायन 6, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन में भी सेम और डिफरेंट. ये ऑलवेज यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 6 है ये भी 6 है, तो ऑलवेज सेम ही हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कभी कभी ये डिफर भी करता है. ठीक है, यहाँ तो 6:6 हो गया, बट अदर केस जैसे यहाँ पर CF2 है, इसमें 8:4. ठीक है, तो वो चेंज भी हो सकता. इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द आयन, साइज के ऊपर. ठीक है, यहाँ जो फ्लोरीन का साइज कैसे है, फ्लोरीन का तो काफ़ी छोटा साइज होता है ना, तो एज कम्पेयर कैल्शियम का मतलब उस हिसाब से वो थोड़ा बड़ा साइज होगा. तो इसमें क्या है, कैल्शियम के सराउंडिंग में 8 फ्लोरीन आयन एक्यूपाई, मतलब वो एकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है, बट फ्लोरीन तो साइज छोटा है, तो इसके सराउंडिंग में सिर्फ कैल्शियम का कितना 4 ही है. ठीक है, तो ये डिपेंड होता है इसके आयनिक साइज पर. यही एग्जांपल दिया है सोडियम NaCl क्रिस्टल्स का. ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं. एंड अगर कैल्शियम फ्लोराइड का होगा तो ये ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा. ठीक, देन क्या है, रेडियस रेशियो. ये क्या है, इन एन आयनिक क्रिस्टल द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये हो गया उस आयनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो. ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन होता है ना, ये तो पता ही है ना. इसमें तो इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कैटायन, तो वो और क्या उसका साइज डिक्रीज हो जाता है. एंड एनायन में क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड होता है, तो एनायन का साइज बड़ा रहता है. ठीक, तो ये R+/R-. ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन ऑलवेज लेस देन 1 होगा. ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा होता है. इसी के ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे, जैसे अगर ये जो रेडियस रेशियो अगर 0.155 से 0.225 हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3, और जियोमेट्री हो जाएगा प्लानर ट्रायंगल. ठीक है, तो अगर हम लोग को रेडियस रेशियो का वैल्यू भी पता चले, तो उससे भी हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड उसका जियोमेट्री पता कर सकते हैं. मतलब ये फिक्स्ड रेंज है. अगर 0.155 एंड 0.225 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 3 होगा, 4 नहीं होगा. ठीक है, मतलब इस बीच में अगर हो, और उसका से प्लानर ट्रायंगल होगा. उसी तरह 0.225 एंड 0.414 के बीच में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. उस समय मतलब 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 ही होगा. ये फिक्स्ड रेंज है. ठीक है, तो सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है. उसी तरह 0.414 और 0.732 अगर हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, NaCl जो हम लोग अभी देखे, इसका मतलब रेडियस रेशियो कितना, इतने के रेंज में आता है. ठीक है, उसी तरह 0.732 से 1 तक अगर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्यूबिक जियोमेट्री में. ठीक है,
लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है, ये यहाँ तो हम लोग देखें, इससे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री निकाल सकते हैं, बट इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। कैसे देखेंगे, जैसे ईच आयन इज कंसिडर टू बी अ हार्ड इन इलास्टिक स्फीयर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, दिस इज नॉट अ करेक्ट एजम्पशन बिकॉज एनायन आर पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ कैटायन। हाँ, हम लोग तो पोलराइजेशन पढ़े हैं और इवन पढ़ेंगे भी अभी आगे, तो उसमें क्या है, एनायन हम लोग को क्या पता है, अगर इस जितना स्मॉल कैटायन हो और उसका चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, वो क्या करता है, जो पोलराइज कर देता है एनायन को, है ना। तो उसमें क्या, उसका तो एक स्पेसिफिक शेप नहीं रहता, मतलब एक पर्टिकुलर जो स्फेयर ही होगा ऐसा नहीं, थोड़ा उसका शेप डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से रेडियस रेशियो जब भी रूल बता रहे हैं, वो तो एक्यूरेट कोई डेफिनेट नंबर ले रहा है ना इसमें, तभी ये वैल्यू आ रहा है। बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर स्मॉलर कैटायन हो वो एनायन को पोलराइज कर जाएगा, तो उसका भी वैल्यू चेंज होगा, एनायन का जो रेडियस है वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन होगा। देन क्या है, रेडियस रेशियो रूल फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाइल सम कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन मोर देन वन मॉडिफिकेशन विद डिफरेंट कॉर्डिनेशन। हाँ, जैसे टी टाइटेनियम क्लोराइड है, ये कभी NaCl स्ट्रक्चर जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कभी सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में भी आता है, तो इसके बारे में नहीं बताया गया। जो एक ही सेम ही कंपाउंड है टाइटेनियम क्लोराइड, वो कभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है इस स्ट्रक्चर में, NaCl के स्ट्रक्चर में आता है, कभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी हो सकता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। देन क्या, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कैटायन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एनायन सराउंडिंग इट। हाँ, जो कैटायन का इफेक्टिव रेडियस कितना, एनायन उसके सराउंडिंग में आएगा तो उसमें भी कुछ चेंजेस होगा। तो ये एक्यूरेट, जब हम लोग रेडियस रेशियो ले रहे हैं, मतलब एक डेफिनेट नंबर उसका है ना। लेकिन ये क्या है, जब एनायन कैटायन एक दूसरे से जब बॉन्डिंग बनाते हैं, उसमें क्या थोड़ा पोलराइजेशन होता है, शेप डिफॉर्म होता है, तब जाके ना ओवरलैप होता है। तो ये इस बेसिस में इसमें ये सब लिमिटेशंस है, जो इसका जो भी ये वैल्यू है ना, ऐसे तो इस पे अभी काम हो रहे हैं, बट इसका यही कुछ लिमिटेशंस है, जो एक्यूरेट हम लोग किसी भी कैटायन एनायन के एक्यूरेट तो रेडियस नहीं निकाल सकते, है ना। वो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं उसके, इसी कारण से ये इसके लिमिटेशन में आता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर हो गया एनायन, एनायन पोलराइज होता है तो उसमें रेडियस चेंज होता है, एंड कैटायन में भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या बताया, हाँ, रेडियस रेशियो रूल सजेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, यहाँ पर बताया ना, इतना रेंज में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, जबकि कोई भी मेटल ऑक्साइड है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता ही नहीं, तो यहाँ पर भी ये रूल फेल हो गया, ठीक है। फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ लार्जर डाइवेलेंट मेटल आयन जैसे बेरियम एंड स्ट्रॉन्सियम, बट हाउएवर 8 कोऑर्डिनेटेड मेटल ऑक्साइड हैव नॉट बीन फाउंड, ठीक है। तो 4 लिमिटेशन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे हम लोग क्या देखे, ग्रुप 1 में जो है सबका पॉजिटिव A1 पॉजिटिव ही चार्ज होता है, वैसे ग्रुप 2 में सबका 2 पॉजिटिव ही चार्ज होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स है जहाँ 2 प्लस भी हो सकता है, 3 प्लस भी हो सकता है, किसी में 1 प्लस हो सकता है, 2 प्लस हो सकता है, मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो वो सब जो एलिमेंट्स है वो आ जाएगा वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर, ठीक है। जैसे आयरन, आयरन क्या है, 2 फेरस भी बनता है, फेरिक भी बनता है, ठीक है। 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस भी होता है, ठीक। तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। मेनी मेटल्स एंड मेटल ऑयल्स एग्जिबिट 2 और मोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये फेरस फॉर्म में है, Fe2 है, Cl2 Fe3 Cl3, ये फेरिक फॉर्म है, यहाँ पर PbO एंड PbO2, यहाँ पर इसका 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 4 पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों इस तरीके का शो करता है, 3 मेन रीजन, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल, इनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये 3 रीजन से इस तरीके का वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। तो अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, एंड सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें क्या है, द मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक
जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 49, ठीक है, उसके पहले वो एक कांस्टेंट एक कोई भी एक वैल्यू होगा, लेकिन जहाँ एटॉमिक नंबर 49 के ऊपर जाता है तब वो सब एलिमेंट्स वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके का शो होता है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जी, मतलब उस जिस ग्रुप एलिमेंट है, सपोज 13 ग्रुप एलिमेंट हो या 15 में हो, तो उसका जितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ग्रुप में ग्रुप के, वो तो शो करेगा। और क्या शो करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उससे -2, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ पर जैसे दिया है ग्रुप 14, कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है, +4 है, ये तो शो करेगा ही, लेकिन जहाँ 49 के ऊपर चल गया वो सब एलिमेंट क्या शो करेगा, +2, मतलब 4 - 2 +2 भी शो करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ ग्रुप 15 में दिया है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है वो तो शो करेगा, लेकिन जहाँ 49 मतलब 51 83 ये सब क्या करेगा, फिर +3 शो करेगा, ठीक है। ये भी ग्रुप 13 में भी देखेंगे, 49 के ऊपर से वो मतलब जो ग्रुप उस ग्रुप के फैमिली के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो शो करेगा, प्लस और क्या शो करेगा, -2, जितना है उससे -2, ठीक है। The inertness of both electron of ns orbital to take part in bonding is called inert pair, ठीक है। तो ये -2 क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्यों घट जा रहा है, इसका मेन कारण है यहाँ के जो NH2 ये वाला जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, हायर एलिमेंट जो भी 49 के अबव है उसमें क्या है, ये S2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये एक निकल गया, इसलिए इसका +1। यहाँ पर भी क्या, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन P वाला पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका +2। उसी तरह यहाँ पर 3P और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये हो गया मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, क्यों -2 होता है, क्यों घट जाता है, क्योंकि इसमें जो NS इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना सेल्डिंग इफेक्ट एंड इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो एस ऑर्बिटल का क्या होता है, पेनेट्रेशन ज़्यादा होता है ना, वो मतलब न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली मतलब उसको अट्रैक्ट करके रखता है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के रेंज में ही आता है, क्योंकि उसके पेनिट्रेशन ज़्यादा है। सीलिंग इफेक्ट में पढ़े है ना, अदर ऑर्बिटल P, D, F वो लोग का तो कम है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसका है, एस का है। तो एस तो पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियस के ज़्यादा ये में है, तो उसी के रेंज में, अट्रैक्शन के रेंज में आता है। तो इसी कारण से वो उससे बाहर नहीं जाता, तो वो क्या हो गया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये सब दिया है, सो वेरिएबल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी उसी तरह दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 3 माइनस मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ठीक है। जो लोअर वाला है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। ठीक, तो क्यों, इसका रीजन समझ में आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, जो NS इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल। हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल ओब्वियसली जो मोर स्टेबल होगा, हाफ फिल फुल फिल और हाफ फिल में हम लोग को पता है, तो वो ट्राई करेगा उस स्टेट में आने के लिए, तो इस कारण से भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। जैसे ये D0, D5, D10, F0, F7, F14, ठीक है, ये सब है स्टेबल स्टेट, ठीक है। सब जैसे स्कैंडियम +1 है, ठीक है। अगर इसमें 2s निकल के यहाँ पर एक डी में निकल है, तो ये लेस स्टेबल। अगर इस ये भी निकल जाए तो D0 आ गया स्टेबल स्टेट में, तो स्कैंडियम का +3 स्टेट मोर स्टेबल है, ठीक है। तो वो +2 भी देता है एंड +3 भी देता है। उसी तरह आयरन का क्या, फेरस में क्या है, D6 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो D5 हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो ये मोर स्टेबल। उसी तरह जिंक का क्या है, सिर्फ 2 ही निकलेगा, ये तो फुल स्टेट है ना, तो इसमें और नहीं निकलेगा, तो इसका जिंक का ऑलवेज +2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर। इनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर क्या है, इसमें बताया गया, जैसे अभी तक तो हम लोग देख लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड हाफ फील्ड फुल फील्ड, अभी बोले इनस्टेबिलिटी होता है, उसके कारण भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, क्या है देखते हैं।
द रेसिड्यू कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट आफ्टर द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोड ऑफ कर्नल। ठीक है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटली निकल गया, ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है वो कोड ऑफ कर्नल होता है। ठीक है, उसी को कोड हो जो इनस्टेबिलिटी, ये स्टेबल नहीं होता है, तब क्या होता है उससे और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो तब जाकर वो स्टेबल स्टेट में आता है। देखेंगे, in the case of transition metal ion, the core is sometimes unstable as the configuration of outermost shell is not uh, NH2 NP6 ना हो या NH2 NP6 in D1 to 10। ठीक है, और इस स्टेट में वो स्टेबल हो सकता। क्यों? द आउटर सेल जनरली लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू मेटल आयन ऑफ हायर वैलेंसी। ठीक है, इसने बताया जो हाफ फिल फुल फिल तो हम लोग को पता है जो वो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कॉपर, कॉपर अगर 29 होता है तो ये एक निकल गया, तो ये तो 3D10 है ना, फुल फिल है, तो ये स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं होता है। बोलते हैं इस केस में ये स्टेबल नहीं होता, इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाके वो स्टेबल में होगा, ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। उसी तरह गोल्ड का भी है, ये भी क्या 5D10 स्टेबल होना चाहिए, बट ये भी इस स्टेट में स्टेबल नहीं होगा, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाके स्टेबल हो। क्यों? यही हो गया क्योंकि इस कंडीशन में इनस्टेबल होता है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो न्यूक्लियस एक तो ये डी ऑर्बिटल में है, ठीक है, तो वो उसका पेनेट्रेशन ऐसे ही कम होता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन्स उसमें न्यूक्लियस में उतना कैपेसिटी नहीं होता है जो वो सब इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करके अपने रेंज में अट्रैक्ट करके बांध के रखे, बट क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, D10 है और हायर में आ रहा है। ठीक है, और पेनिट्रेशन भी डी का कम है, तो क्या होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वो निकल जाता है, तो फिर क्या है वो 9 इलेक्ट्रॉन जो है उसको पैक करके रख सकता है, यहाँ पर वैसे D8 उसको पैक करके रख सकता है। ठीक है, यही हो गया इनस्टेबिलिटी, मतलब ये फुल फिल होने के बाद भी इनस्टेबल है, ये भी फुलफिल होने के बाद भी इनस्टेबल है, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब वो स्टेबल होता है। ठीक है, द न्यूक्लियर चार्ज इन copper 1 and gold or 1 ion are not sufficiently strong to hold all the electron intact in their position. Thus, copper 1 ion loses one more electron to form copper 2 plus ion, and Au plus loses two more electron to form Au 3 plus। ठीक है, क्यों आर क्वाइट, ये दोनों आयन क्वाइट स्टेबल एज न्यूक्लियर चार्ज इज सफिशियंट टू होल्ड 27, इसमें 27 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 निकलने से 76 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट। ठीक है, तब उसमें उतना कैपेसिटी होता है जो सब इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सके। तो इसका एक क्या है, इसका एक आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव का चार्ज कितना कैटायन का चार्ज डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, इससे जितना ये आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो आयनिक पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, इसका चार्ज पॉजिटिव आयन का चार्ज डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। ठीक है, ये जो हायर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक, जैसे ये तो इनस्टेबल है, इस कारण से ये क्या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, एक 2+ में और एक रिड्यूस होकर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही अपने से ही खुद ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाना। ठीक है, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, तो इसको क्या कहा गया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो ऑल ट्रांजिशन मेटल आयन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के साथ उसका रिएक्शन, वो सॉल्वेंट में मतलब डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हो गया उसका सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट तो बहुत पोलर भी होता है, नॉन पोलर होता है, वाटर होगा तो हाइड्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेशन एनर्जी में कोई भी सॉल्वेंट हो। ठीक है,
In the process of solvation, ions are surrounded by concentric shells of solvent. Solvation is the process of reorganizing solvent and solute molecule into solvation complex. ठीक है, जैसे हमने NaCl सॉल्यूट हो गया आयनिक क्रिस्टल, इसको वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, N पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और N पॉजिटिव के चारों ओर क्या आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। उसी तरह क्लोरीन के भी चारों ओर वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये हो गया सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजिंग हो रहा है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सॉलिड मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या बना रहा है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, वही हो गया उसका सॉल्वेशन। ये जो जैसे सोडियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो H2, ये सब H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 में H O नेगेटिव है तो O वाला पार्ट सोडियम के और होगा और H वाला पॉजिटिव पार्ट बाहर के और होगा। ठीक है, ये सोडियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। उसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव आयन है तो इसमें क्या, H वाला पार्ट क्लोरीन के और होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट बाहर के और होगा। तो ये हो गया सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वाटर के साथ दोनों, पहले क्या हुआ, ये सॉल्यूट था जहां वाटर में डाले दोनों आयन्स अलग हो गए, और इसका क्या, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, वाटर के साथ इस तरीके का सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ ए सॉल्यूट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर वाटर यूज हो सॉल्वेंट के तौर पे तो वो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। ये जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आयंस में कन्वर्ट हुआ फिर कॉम्प्लेक्स बना, इसमें जो भी जितना एनर्जी यूज होता है वो हो गया उसका सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होता है कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने में, वो हो गया उसका सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, द एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द लैटिस एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट यहाँ से क्या लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना बॉन्ड हावर साइकिल में, लैटिस एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन जो भी है वो हो गया इसका लैटिस एनर्जी। ठीक है, देन हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने में कितना हाइड्रेशन एनर्जी लगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल बॉन्ड विद द सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। इफ द एनर्जी रिलीज इज मोर, सॉल्यूट इज मोर वाटर। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो क्या हो गया, तो वो हो जाएगा मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब उतना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, एनर्जी रिलीज इन सॉल्वेशन इक्वल्स टू हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। ठीक, if it is positive number the dissolving process is endothermic, if it is negative it is exothermic। तो हम लोग को पता है नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही फिजिबल होता है तो उसमें ज़्यादा मतलब सॉल्युबल होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो आज अभी यहीं तक, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।